हेलो दोस्तों, मैं हेमंत हूँ और आज हम लोग केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स का इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आने वाले जो इंटरव्यूज हैं उसके लिए हेल्पफुल होगा आज का मेरा वीडियो। तो इसमें हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं। अच्छा, केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स वन। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो थर्मोडायनेमिक्स के फंडामेंटल्स हैं, लॉस हैं, ठीक, कार्नोट थ्योरम, ये सब आएगा। ठीक, तो स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। गेट एग्जाम में भी इसके 8 to 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन, डिफाइन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम विथ एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन है। ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम को बताना है, डिफाइन करना है और उसके एग्जांपल्स भी बताना है। तो यहाँ पे ओपन सिस्टम, ठीक है, ओपन सिस्टम जो होता है उसमें क्या होता है, द सिस्टम विच कैन ट्रांसफर बोथ मैटर एंड एनर्जी विद द सराउंडिंग। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, ओपन सिस्टम क्या होगा, विच कैन ट्रांसफर बोथ मैटर एंड एनर्जी, मतलब मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर होगा विद द सराउंडिंग। ठीक है, फ्रॉम द ओपन सिस्टम, इसमें क्या होगा, इसलिए इसको ओपन सिस्टम बोलते हैं। तो इसमें बोथ मैटर एंड एनर्जी ट्रांसफर होगा सिस्टम से सराउंडिंग में। तो ये इसका इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक इसका फिगर दिया हुआ है, देख सकते हैं। जैसे क्या, ओपन सिस्टम में एनर्जी भी ट्रांसफर हो रहा है और इसमें मास भी ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर अब इसका एग्जांपल देखेंगे। ठीक, ओपन सिस्टम का जो एग्जांपल है तो क्या क्या वो देखते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए क्या है, सपोज यू आर बॉइलिंग सूप। ठीक है, बॉइलिंग सूप इन एन ओपन सॉस पैन ऑन अ स्टोव। ठीक है, स्टोव पे आप इसको बॉइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी एंड मैटर और बीइंग ट्रांसफर होगा। ठीक है, मतलब उसमें हीट सप्लाई करेंगे तो एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है और उसमें मैटर भी ट्रांसफर होंगे। ठीक है, टू द सराउंडिंग, थ्रू स्टीम। The saucepan is an open system because it allows for the transfer of matter. For example, adding spices in the saucepan। ठीक है, मतलब जो यहाँ पे जैसे पैन रखा है, यहाँ पे हीटर है। ठीक है, तो इसमें हम लोग और भी कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, बीच में, और इससे जो हीट यहाँ पे हीट सप्लाई हो रहा है वो एनर्जी है। और इस पे हम लोग मास भी ट्रांसफर कर सकते हैं, इसलिए इसमें मैटर मतलब मास और एनर्जी दोनों का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या है, ओपन सिस्टम है। तो for in the transfer of energy, for example heating the sauce, तो यहाँ पे हीट कर रहे हैं। ठीक है, heating to leave the sauce में, इसलिए यहाँ पे जो एग्जांपल है, मतलब जैसे सूप को हम लोग बॉइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, स्टोव के सहायता से, तो उससे वो क्या है, ओपन सिस्टम का एक एग्जांपल है। ठीक है, इसको आप पिक्चर से भी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है। अब देखते हैं जो नेक्स्ट हमारा है, क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम के बारे में देखते हैं। ये क्लोज सिस्टम है, ये closed system, the system which can transfer only energy but not matter। ठीक, मतलब उसमें एनर्जी का ही ट्रांसफर होगा और मैटर मतलब मास का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम। जैसे कि यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, क्लोज सिस्टम है, उसमें सिर्फ क्या होगा, एनर्जी का ट्रांसफर होगा, एनर्जी का और मास का इसमें जो मास का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, बाई पुटिंग अ लीड ऑन द सॉस पेन, मैटर कैन नो लॉन्गर ट्रांसफर बिकॉज द लीड प्रिवेंट मैटर। राइट, तो जैसे कि यहाँ पे पेन है, सॉस पेन, उसको ढक दिए हैं किसी इसमें, यहाँ पे ढक दिए हैं, लीड से इसको ढक दिए हैं। यहाँ पे हीट हो रहा है, मतलब यहाँ एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, लेकिन इसको ढक दिया क्योंकि तो इसमें हम लोग एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं कर सकते, इसीलिए क्या है, क्लोज सिस्टम हो जाएगा। ठीक है, तो यही इसमें जैसे इसे प्रीवियस एग्जाम्पल था, सॉस पैन को हम लोग हीट कर रहे हैं, अगर उसमें लीड लगा दे रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, इसमें ओनली एनर्जी ट्रांसफर होगा, मेटल का ट्रांसफर नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से हम डिफाइन कर सकते हैं ओपन सिस्टम और क्लोज सिस्टम। तो पहला क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं। ठीक है, डिफाइन ओपन सिस्टम एंड क्लोज सिस्टम, उसका आंसर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन चले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। स्टेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अलग अलग लॉस है थर्मोडायनेमिक्स के,
तो अभी हम लोग जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखेंगे। तो द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट इफ टू बॉडीज आर ईच इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सम थर्ड बॉडी, ठीक, देन दे आर आल्सो इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर, ठीक है। मतलब यहाँ पे 3 बॉडी लेते हैं, ए बी सी, 3 बॉडी है अगर, तो इसमें बी और सी जो है, बी और सी इक्विलिब्रियम में, ठीक है, बी और सी इक्विलिब्रियम में, और ए और बी भी इक्विलिब्रियम में, ए और बी भी इक्विलिब्रियम में है। ए और बी इक्विलिब्रियम है, बी और सी इक्विलिब्रियम है, तो इसमें इसका मतलब जो जीरोथ लॉ के अकॉर्डिंग ये ए और सी दोनों क्या होंगे, ए भी इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। यही इसका जो मेन डेफिनेशन हुई। तो इसमें अलग अलग बॉडीज हैं, तो अगर बी और सी इक्विलिब्रियम में और ए और बी इक्विलिब्रियम में, तो ए और सी भी इक्विलिब्रियम में होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यही जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से आप देख सकते हैं, ए और बी इक्विलिब्रियम में, ए और सी इक्विलिब्रियम में, तो बी एंड सी इज आल्सो इन इक्विलिब्रियम, ठीक। तो यही क्या है, थर्ड लॉ, मतलब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, अब इसको अच्छा से इसको आपको स्टडी करके जाना होता है, ठीक है। द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट दैट इफ टू बॉडीज आर each in thermal equilibrium with some third body, then they are also in equilibrium with each other, ठीक। तो यही इसका मतलब है, इसको मैं भी यहाँ पे बता दिया, ठीक है। अब अगला जाते हैं नेक्स्ट हमारे पास, ठीक। ये केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वहाँ पे यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन बनता है। थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है, डिफाइन वर्क एंड हीट, डिफाइन वर्क एंड हीट, ठीक। तो वर्क एंड हीट को डिफाइन करने के लिए पूछ सकता है, ठीक है। दोनों क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है, लेकिन इसको डिफाइन करना है तो वर्क जो है, वर्क एंड हीट आर बोथ टू फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। तो दो फॉर्म ऑफ एनर्जी है दोनों। एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्क, ठीक, एनर्जी इज एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्क व्हेन अ फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स थ्रू अ डिस्टेंस, ठीक है। तो जैसे and the heat is that quantity which is transferred, heat is that quantity which is transferred between bodies due to the difference in temperature, ठीक है। तो टेम्परेचर में डिफरेंस से जो एनर्जी ट्रांसफर होगा वो हीट होता है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग बिटवीन देम, वर्क इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। तो वर्क जो होता है इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक। मतलब ये क्या है, एक इससे मतलब ऑर्गेनाइज होता है ना, देन इट एज इंटर कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू द डिफरेंट फॉर्म इज एफिशिएंट देन कन्वर्जन ऑफ हीट टू वर्क, ठीक। तो वर्क टू हीट जो हम आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हीट इनटू वर्क में थोड़ा डिफरेंट मतलब डिफिकल्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पे पहला एक चीज ये बोलना है कि जो वर्क एंड हीट है वो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और एनर्जी क्या है, एक्सपेंडेड इन द फॉर्म ऑफ वर्क व्हेन फोर्स एक्ट्स वो डिस्टेंस, ठीक है। मतलब फोर्स और डिस्टेंस दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एनर्जी मिल जाता है। फोर्स, कोई भी बॉडी में फोर्स है और उसमें कितना डिस्टेंस तक उसको डिस्प्लेस हुआ, तो वही तो एनर्जी होता है ना। ये पहले भी आप सब पढ़ चुके हो, ठीक है। और जो हीट है तो क्या क्वांटिटी है, एक इसमें ट्रांसफर होता है बिटवीन दो टू बॉडीज, ठीक है। जैसे दो बॉडीज है, उनके बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस, ठीक है, तो इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। तो ये भी क्या है कि एनर्जी का फॉर्म है। और इसमें ये बता रहा है कि जो वर्क इज कंसिडर्ड टू बी सुपीरियर फॉर्म, मतलब वर्क जो है तो सुपीरियर होता है, सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। देन हीट, हीट और वर्क में अगर हम सुपीरियर फॉर्म बोलना है तो क्या है, वर्क, वर्क इज सुपीरियर फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। इंटर कन्वर्जन ऑफ वर्क इनटू द डिफरेंट फॉर्म्स इज एफिशिएंट देन कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क, ठीक। वर्क से हीट करने के लिए तो क्या है, आसानी से हो जाता है, लेकिन हीट टू वर्क करना है तो उसमें बहुत सारे इसमें फोर्स लगाने पड़ते हैं, ठीक। इसीलिए यहाँ पे जो वर्क है वो क्या है, सुपीरियर फॉर्म होता है, ठीक। ये हो गया। अब इसको हम लोग अगले क्वेश्चन दिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है थर्मोडायनेमिक्स का नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन, ठीक है। स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक। डिस्टिंग तो क्या है उसका, तो स्टेट फंक्शन और पाथ फंक्शन, मतलब पाथ फंक्शन नाम से पता चल रहा है पूरा पाथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, पाथ पे। और स्टेट फंक्शन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। तो अब इसमें देखते हैं पॉइंट फंक्शंस या स्टेट फंक्शन जो होता है क्या है, फंक्शंस विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द पास्ट हिस्ट्री हाउ द सेकंड स्टेट इज रीच आर कॉल्ड पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो ये दे डू नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेंगे, कैसे वहां पे पहुंचे हैं वो उस पर डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये एग्जांपल देखते हैं इसका, प्रेशर टेम्परेचर, प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और पाथ फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन हुज वैल्यू टू डिपेंड ऑन द पाथ, ठीक है। तो मतलब जो पाथ फंक्शन है उसमें क्या होगा, वैल्यूज जो है डिपेंड करेगा पाथ, पाथ पे कैसे, मतलब
जो पाथ है ठीक है उस पर डिपेंड करता है, तो पाथ फंक्शन हो जाता है। और थर्ड पाथ फंक्शन एग्जांपल हीट और वर्क। जो पाथ फंक्शन है उसका एग्जांपल हीट और वर्क है, और जो पॉइंट या स्टेट फंक्शन है उसका एग्जांपल प्रेशर और टेम्परेचर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक पीवी डायग्राम लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, तो इस पॉइंट से यहाँ पे गए, एक बार इस पॉइंट से यहाँ पे गए, ए टू सी और ए टू बी। ठीक है, ए टू बी गए हैं और कोई ए टू सी गए हैं, तो यहाँ पे मान लो बात T1 है, यहाँ पे T2 है, तो टेम्परेचर जैसे क्या है, इनिशियल T1 था, फाइनल में T2 है। ठीक है, इधर से ए टू सी गए तो ए टू बी गए तो मतलब टेम्परेचर T3 होगा। तो जो T1 T2 T3 मतलब टेम्परेचर और प्रेशर इस पॉइंट का होगा, नहीं पूरा इस पाथ का, इधर से गए चाहे इधर से गए उससे मतलब नहीं होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर और प्रेशर है वो क्या है, पॉइंट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन, और जो वर्क एंड हीट है वो क्या है, पाथ फंक्शन। मतलब ये पाथ पे डिपेंड करेगी, यहाँ यहाँ ए टू सी और ए टू सी और ए टू बी जाने में हमें वर्क डिफरेंस मतलब जो वर्क है और हीट है वो उसमें डिफरेंट होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक और अच्छा बता दें, जैसे ये वाला का जो एरिया है, ठीक है, क्योंकि जो पीवी डायग्राम में, पी डायग्राम में क्या होता है, जो उसका एरिया तो होता है ना, तो ये एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर इसको ये पॉइंट है, एक पॉइंट है, अगर इसको ऐसा जा रहा है तो इसका एरिया कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जो जो हीट एंड वर्क है वो पाथ फंक्शन है, मतलब पाथ पे डिपेंड करेगा। और जो टेम्परेचर एंड प्रेशर है वो क्या है, पॉइंट फंक्शन है, मतलब इस पॉइंट पे T1 है तो इस पॉइंट पे T, तो इनका जो डिफरेंस होगा डेल्टा टी, तो क्या आ जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब उसमें पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। ठीक, तो यही इसका डिफरेंस है। और इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टडी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, स्टडी एंड इक्विलिब्रियम स्टेट बताना है। डिस्टिंग्विश मतलब डिफरेंस क्या है वो बताना है। कि स्टडी जो होता है हमेशा याद रखना जो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक, इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब मैक्सिमम। ठीक, मैक्सिमम मतलब वहाँ पे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस होते हैं। ठीक है, जो मतलब जो भी केमिकल है या मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल जो फोर्सेस हैं वो क्या होगा, बैलेंस रहते हैं। ठीक है, मतलब एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, मतलब जब फॉरवर्ड जितना फोर्स लगा रहा है उतना बैकवर्ड भी लगेगा। तो क्या है इसमें देखते हैं, सिस्टम विच इज इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग is said to have attained a steady state condition when the properties of at a specified location in the system do not vary with time। ठीक है, तो मतलब जो प्रॉपर्टीज है तो डिफरेंट लोकेशन पे वेरी नहीं कर रहे। ठीक है, दो लोकेशन पर अगर प्रॉपर्टीज है वो टाइम के साथ क्या होगा, सेम हो रहा है, उसका मतलब वो स्टेडी स्टेट रीच कर लिया है। ठीक है, इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है, अ सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम if the properties are uniform throughout and they do not vary with time। ठीक है, वो होता है मतलब यहाँ पे जो स्टेडी स्टेट है, अ सिस्टम विच इज इंटरेक्टिंग विद द सराउंडिंग इज सेड टू हैव अटेंड अ स्टेडी स्टेट कंडीशन में द प्रॉपर्टीज एट ए स्पेसिफाइड लोकेशन इन द सिस्टम डू नॉट वेरी विद टाइम। ठीक है, तो मतलब टाइम के साथ वेरी नहीं करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, डिफरेंट लोकेशन पे प्रॉपर्टीज की बात हो रही है तो स्टडी स्टेट रीच हो गया है। लेकिन इक्विलिब्रियम में क्या होगा, सिस्टम इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम द प्रॉपर्टीज आर यूनिफॉर्म। ठीक, मतलब यूनिफॉर्म है थ्रू आउट एंड दे डू नॉट वेरी विद टाइम। ठीक, मतलब थ्रू आउट मतलब क्या है, जैसे यहाँ से यहाँ के बीच में तो इसमें थ्रू आउट मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्म रहेगा। और ये जो स्टडी स्टेट मतलब यहाँ पे इस लोकेशन पे है, या टी पे, यहाँ पे क्यू पे, तो यहाँ पे इस लोकेशन और इस लोकेशन पे जो वैल्यूज है वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब टी है तो ये टी ही होगा, तो ये स्टडी स्टेट हो गया। और इक्विलिब्रियम में क्या होगा, थ्रू आउट द प्रोसेस जो प्रॉपर्टी से वो क्या है, यूनिफॉर्म है, तो उसको इक्विलिब्रियम स्टेट में रीच हो गया बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट में चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बनता है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस को डिफाइन करना है। डिफाइन इरिवर्सिबल प्रोसेस, तो इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है वो क्या है, एक तो रिवर्सिबल होता है मतलब बाई डायरेक्शनल, इरिवर्सिबल मतलब यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, जैसे रिएक्शन होता है रिवर्सल ए टू बी में जाएगा। ठीक है, लेकिन जो जैसे क्या होता है कभी कभी ये ए टू बी में गया, ठीक है, और बी टू सी में भी आ जाता है, तो ये रिवर्सिबल होता है। तो दो टाइप के होते हैं। यहाँ पे रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में बोल रहा है, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स कैन नॉट बी रिस्टोर्ड
to the initial state is called irreversible process. ठीक है, the process in which the system and the surrounding cannot be restored to the initial state is called irreversible process. ठीक है, मतलब मतलब क्या है, इनिशियल स्टेट रीच नहीं कर पाएगा। ठीक है, द प्रोसेस इन विच द सिस्टम एंड सराउंडिंग कैन नॉट बी रिस्टोर्ड टू द इनिशियल स्टेट, मतलब वही है, ए से बी में बना तो बी से ए में नहीं आता। ठीक है, तो मतलब ये इसका मतलब यही है, इनिशियल स्टेट में पहुंच नहीं पाएगा। ठीक है, इरिवर्सल प्रोसेस है। An irreversible process is a process that cannot return both the system and the surrounding to their original condition. Right? So that is, the system and the surrounding would not return to their ओरिजिनल कंडीशन if प्रोसेस वाज रिवर्स। ठीक है, मतलब उसको दोबारा अगर एक प्रोसेस से दूसरा प्रोसेस में लिए तो फिर दूसरा से पहला आएंगे तो वो आपस में वही नहीं आएगा। ठीक, मतलब रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल में क्या होता है, सेम हो जाता है। ठीक, मतलब ए से बी और बी से हम ए पे फिर वापस आ जाएंगे। ठीक, तो वही मतलब बी रिएक्ट करके ए बन जाएगा, लेकिन रिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता। ठीक, तो यही इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे नेक्स्ट चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, what are intensive properties and extensive property। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज जो है तो उसको क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ठीक, मतलब मास पे डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो है मास पे डिपेंड नहीं करता है, ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व आर कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल में है हमारे पास प्रेशर, टेम्परेचर। ठीक है, एग्जांपल है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द मटेरियल। ठीक, मतलब जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो मास पे क्या होगा, डिपेंड करेगा, डिपेंडेंट ऑन द मास ऑफ द मटेरियल इन्वॉल्व और कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका एग्जांपल है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। ठीक है, एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, ये सब क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मतलब इसमें क्या है, मास पे डिपेंड करेगा, कम मास है ज्यादा मास है तो उसके अकॉर्डिंग उसका प्रॉपर्टी है। लेकिन इसमें जैसे कि यहाँ पे अगर 5 ग्राम है तो यहाँ पे 10 ग्राम है। ठीक है, 10 ग्राम, लेकिन इसका जो टेम्परेचर है सेम ही होगा। उसके टेम्परेचर मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इसीलिए जो टेम्परेचर, प्रेशर है, सब क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी होते हैं। और जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है उसमें क्या आता है, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी। अगर मास ज्यादा है तो इनका वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा, मास ज्यादा है तो एंथैल्पी भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल and the system can often be categorized as being either intensive or extensive, according to how the property changes when the size of the system changes। ठीक है, तो मतलब बेसिकली यही है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन मैं बता दिया। ठीक है, तो उसका एग्जांपल भी बता दिया। ठीक, तो यही सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट में चले जाते हैं, क्वेश्चन क्या बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फेज रूल। ठीक है, फेज रूल। ठीक है, तो फेज रूल भी एक इम्पोर्टेंट टर्म है। तो इसका फेज रूल के लिए एक फार्मूला होता है, एफ इज इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 माइनस आर माइनस एच। ठीक, तो ये पूरा डिफाइन करने के लिए ये होता है। बेसिकली हमें ये याद है, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। ठीक है, तो ये क्या होता है, कोई भी कॉन्स्टेंट है अगर उसके लिए इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा है तो उसके लिए। ठीक, तो ये होता है, ये रिएक्शंस के लिए होता है। ठीक है, ये रिएक्शंस के लिए होता है। कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट है अगर सिस्टम में उसके लिए होता है। तो जनरली हमें एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस टू, यहाँ पे एफ जो होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी कंपोनेंट, पी क्या होता है, नंबर ऑफ फेजेस, टी होता है टेम्परेचर और प्रेशर के लिए होता है। तो फेज रूल इज द मैथमेटिकल कंडीशन होता है, ठीक, विच अलाउस टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ठीक, तो मतलब फेज रूल एक मैथमेटिकल कंडीशन है, उससे हमें क्या पता चलता है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, when number of component and the number of phases comprising the system is known in the physical sciences, a phase in a region of a space thermodynamic system throughout which all physical property of material are essentially uniform। Example of physical properties include density, index of diffraction, magnetization and chemical composition। ये physical properties हैं, density, index of refraction, magnetization and chemical composition। बेसिकली फेज रूल क्या है, फेज रूल मैथमेटिकल कंडीशन है जो हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम बताता है। ठीक है, तो इस फॉर इस इक्वेशन, ठीक है, एफ इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2 माइनस आर माइनस एस। ठीक, तो ये फेज रूल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 9, राइट द स्कोप एंड द लिमिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, राइट द स्कोप एंड लिमिटेशन ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पे उसका स्कोप क्या है और एंड लिमिटेशन क्या है वो बताना है। तो द साइंस थर्मोडायनेमिक्स डील विद एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है, एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में डील होता है।
It clearly tells us about the direction in which changes take place in nature. ठीक है, about the direction in which changes take place in nature. It tells us about the condition under which a proposed change attains equilibrium. ठीक, मतलब बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में हमें एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में देखना होता है. ठीक है, in total heat and work effects accompanying a physical or chemical processes can be accurately predicted using thermodynamic calculation. The first law does not provide a clear idea about the direction of absorption or evolution of heat. ठीक, मतलब फर्स्ट लॉ उसमें डायरेक्शन बताता नहीं है. ठीक है, तो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट इनफ टू प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनियसली और फिजिबिलिटी ऑफ अ प्रोसेस. ठीक, तो ये मतलब इसका लिमिटेशन है. फर्स्ट लॉ जो है स्पॉन्टेनियस है या स्पॉन्टेनियस नहीं है, या कोई भी प्रोसेस विजिबल है या नहीं है, वो नहीं बता सकता. लेकिन क्या होगा, मतलब एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में ही बताता है. ठीक, तो ये इसका लिमिटेशन हो गया. अब इसके बाद देखते हैं डिफाइंड कंट्रोल वाल्व. ठीक, कंट्रोल वाल्व के बारे में देखें. डिफाइंड कंट्रोल वाल्व. ठीक, तो ये when working with devices such as engines, it is often useful to define the system. ठीक है, सिस्टम को डिफाइन करना है. ठीक है, इसलिए कंट्रोल वाल्व को यूज किया जाता है. ठीक है, तो identifiable volume with flow in and out. ठीक, तो often useful to define the system to be an identifiable volume with the flow in and out. This system has control valve. ठीक, मतलब इन और आउट का डिफाइन होता है. ठीक, कोई भी सिस्टम है उसमें इनपुट और आउटपुट तो इसमें डिफाइन होगा. ठीक है, जैसे उसके लिए फिर हम उसको क्या बोलते हैं, कंट्रोल वॉल्यूम. मतलब उसमें कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है, तो वो अगर डिफाइंड है तो हम उसको सिस्टम कंट्रोल कर सकते हैं. इसीलिए कंट्रोल वॉल्यूम उसको बोला जाता है. कंट्रोल वॉल्यूम इज वॉल्यूम इन स्पेस ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट फॉर पर्टिकुलर एनालिसिस. द सरफेस ऑफ अ कंट्रोल वॉल्यूम इज रिफर्ड एज अ कंट्रोल सरफेस एंड इज ए क्लोज सरफेस. राइट, the surface is defined with relative to coordinate system that may be fixed, moving or rotating. ठीक, तो ये जो बाउंड्री है वो फिक्स हो सकता है, मूविंग भी हो सकता है या रोटेटिंग भी हो सकता है. ठीक, अलग अलग केस में ऐसा स्टडी किया जाता है. मतलब एक कंट्रोल वॉल्यूम है, क्या है, वॉल्यूम इन स्पेस फिक्स है ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट और पर्टिकुलर एनालिसिस. ठीक, कि कौन सा एनालिसिस कर रहे हैं उसके लिए एक फिक्स एरिया है जिसमें हम इनपुट और आउटपुट को डिफाइन करते हैं. तो यही क्या है, कंट्रोल वॉल्यूम. ठीक, अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है वो देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11 है डिफरेंस बिटवीन माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक, तो यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक एंड मैक्रोस्कोपिक के बारे में बात हो रही है. तो माइक्रो और मैक्रो मतलब इसमें माइक्रो मतलब क्या है, स्मॉल, मतलब डी उसमें एकदम. ठीक है, और मैक्रो मतलब बड़ा मतलब बल्क में देखा जाता है. कोई भी चीज के बल्क में अगर स्टडी करना है तो मैक्रो आता है, उसका अंदर में जाना. ठीक, माइक्रोन लेवल 10⁻⁶ है. ठीक है, तो उसको माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं. ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं मैक्रोस्कोपिक और क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स. ठीक, मतलब इसमें क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात होगी. इन दिस अप्रोच सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर इज कंसिडर्ड. ठीक है, तो मैक्रोस्कोपिक है मतलब सर्टेन क्वांटिटी ऑफ मैटर को कंसिडर किया जाता है विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द इवेंट अकरिंग एट द मोलिकुलर लेवल. ठीक, मतलब यहाँ पे मोलिकुलर लेवल पे क्या हो रही है उसको ध्यान नहीं दिया जाता, एक क्वांटिटी ऑफ मैटर को उसमें लिया जाता है. ठीक, मैक्रोस्कोपिक मतलब एक मोलिकुलर लेवल में इसमें डिफाइन नहीं रहेगा, मतलब उसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर मतलब पर्टिकुलर 5 ग्राम 6 ग्राम ऐसा लिया जाता है. ठीक है, this macroscopic approach to the study of thermodynamics that does not require knowledge of the behavior of individual particle. ठीक, मतलब स्मॉल जो पार्टिकल्स है, इंडिविजुअल पार्टिकल्स, उनके बारे में इसमें नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है, मैक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स इज ओनली कंसर्न विद द इफेक्ट ऑफ द एक्शन ऑफ मेनी मॉलिक्यूल्स एंड दीज इफेक्ट कैन बी परसीव्ड बाय ह्यूमन सेंसेस. मतलब उसको हम लोग ह्यूमन जो है उसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं. ठीक, ह्यूमन सेंस कर सकता है. Macroscopic observation are completely independent of the assumptions regarding the nature of matter. Example, a moving car, a falling stone from a cliff. ठीक है, मतलब ये देख सकते हो आप इसको, कोई भी जब कार उसमें मूव कर रहा है तो देख ही सकते हैं. ठीक, ये मैक्रो है, मतलब बड़े बड़े कुछ क्वांटिटी ऑफ फिक्स डिफाइंड रहता है. ठीक है, उसका मैक्रो जो होता है मैक्रो. ठीक है, स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, स्टेटिस्टिकल ये होता है. ठीक है, इसको आगे देखते हैं क्या है. तो इसमें जो है टेक्निकल टर्म क्या है, माइक्रोस्कोपिक व्यू पॉइंट मैटर इज कंपोज ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स. ठीक, कोई भी मैटर है, ठीक है, उसमें क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स एंड एटम्स रहते हैं.
तो यही माइक्रोस्कोपिक मतलब उसको जो मॉलिक्यूल्स है उसके बारे में स्टडी किया जाता है, छोटा छोटा जो मॉलिक्यूल्स है बहुत सारे, इनके बारे में ही स्टडी किया जाएगा। ठीक है, दिस माइक्रोस्कोपिक अप्रोच टू द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल। ठीक है, मतलब जो एक छोटे छोटे पार्टिकल्स है उनका इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में इसको नॉलेज रहना है। ठीक है, माइक्रोस्कोपिक थर्मोडायनेमिक्स दैट रिक्वायर नॉलेज ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल पार्ट्स। Microscopic thermodynamics is concerned with the effect of the action of many molecules, and these effects can be perceived by human senses. The macroscopic observation are completely dependent on the and assumptions regarding the nature of matter. ठीक, मैटर मतलब उसमें मॉलिक्यूल्स और एटम्स हैं उन सब के बारे में इंडिविजुअल नॉलेज होना चाहिए। ठीक, तभी हम उसको माइक्रोस्कोपिक स्टडी में ले सकते हैं। ठीक, तो स्टेटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में इसके बारे में स्टडी किया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग बेसिक पे जो डिफाइन है वो कर सकते हैं। डिफाइन क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, ठीक है, ये बारे इसके बारे में देखते हैं। तो व्हेन अ प्रोसेस प्रोसीड्स इन सच अ मैनर दैट सिस्टम रिमेन इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू द इक्विलिब्रियम। ठीक है, मतलब क्लोज टू इक्विलिब्रियम। ठीक है, इक्विलिब्रियम पूरा पूरा नहीं होगा लेकिन क्लोज होगा, मतलब इनफाइनाइटेसिमल स्मॉल। ठीक है, क्लोज टू इक्विलिब्रियम स्टेट ऑल एट अ टाइम। It is called quasi-static or quasi-static equilibrium process। ठीक है, इस मतलब क्या हो, इनफाइनाइटेसिमली क्लोज टू द इक्विलिब्रियम स्टेट एट ऑल टाइम, हर समय छोटा छोटा मतलब प्रोसेस को हम छोटे छोटे इंडिविजुअल में कर सकते हैं ऐसा। क्योंकि ये सब जो इंडिविजुअल है ना उसमें सब इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ठीक है, तो ये हमेशा इक्विलिब्रियम में रहते हैं छोटे छोटे इंटरवल पे। तो यही क्या है, क्वासी स्टैटिक या क्वासी स्टैटिक इक्विलिब्रियम प्रोसेस है। The quasi-static process is a thermodynamic process that happens slowly enough for the system to remain in internal equilibrium। ठीक है, एकदम इतना स्लो होगा कि इससे एकदम स्लो होता है, तो ऐसा हम मान सकते हैं कि इस छोटे इंटरवल के लिए इक्विलिब्रियम में। ठीक, तो इसे क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस का टर्म का यूज किया जाता है। एवरी स्टेट पास बाय द क्वासी-स्टैटिक process tend to equilibrium। ठीक, quasi means almost and static means the thermodynamic properties is static with time, right? मतलब यहाँ पे जो टर्म है क्वासी मतलब ऑलमोस्ट एंड स्टैटिक मतलब इक्विलिब्रियम। ठीक, तो यही क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज आल्सो रिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस भी होता है। इनफाइनाइट स्लोनेस इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इतना स्लो होता है कि मतलब इनफाइनाइटली स्लो होता है जिससे कि छोटे छोटे इंटरवल में इक्विलिब्रियम रहेगा। ठीक है, 13 क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 देख सकते हैं, इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप। डिफाइन इक्विलिब्रियम एंड इट्स टाइप। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम के बारे में देखते हैं। इन इक्विलिब्रियम स्टेट देयर आर नो अनबैलेंस्ड पोटेंशियल। ठीक है, मतलब एवरी जो भी पोटेंशियल है ड्राइविंग फोर्सेस सब क्या हो बैलेंस होते हैं विद इन द सिस्टम। सिस्टम पे उसमें जितना भी फोर्सेस लग रहे हैं ड्राइविंग फोर्सेस तो उसके बैलेंस होंगे, तो तभी इक्विलिब्रियम में होंगे। The system in equilibrium experiences no changes when it is isolated from its surrounding। ठीक है, इसमें क्या क्या टाइप होते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम when the temperature is the same throughout the entire system। ठीक, थर्मल इक्विलिब्रियम होगा। उसके बाद मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा when there is no change in pressure at any point of the system। ठीक है, प्रेशर का चेंज नहीं होगा। ठीक है, however the pressure may vary within the system due to gravitational effect। प्रेशर वेरी हो सकता है लेकिन यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, चेंज नहीं होगा एनी पॉइंट पे। ठीक है, अब तीसरा जो है फेज इक्विलिब्रियम है। इन अ टू फेज सिस्टम व्हेन द मास ऑफ ईच फेज रीचेस एन इक्विलिब्रियम लेवल। ठीक है, मतलब उसमें क्या होगा, फेज जो होगा इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, व्हेन द मास ऑफ ईच फेज रीचेस एन इक्विलिब्रियम लेवल। और नेक्स्ट जो है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक, व्हेन द केमिकल कंपोजिशन मतलब उसका जो कंपोजिशन है ऑफ सिस्टम डज नॉट चेंज विद टाइम। ठीक, मतलब कोई भी केमिकल उसका कंपोजिशन क्या है वो चेंज नहीं होगा टाइम के साथ। ठीक, कोई केमिकल दैट इज नो केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, मतलब केमिकल रिएक्शन नहीं होंगे और कंपोजिशन क्या होगा, केमिकल कंपोजिशन सिस्टम का डज नॉट चेंज विद टाइम। तो ये इक्विलिब्रियम हो गया। तो अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, डिफरेंस बिटवीन प्रोसेसेस एंड पाथ। ठीक है, प्रोसेस और पाथ के बारे में बताना। एनी चेंज सिस्टम अंडरगोस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड process and the series of steps through which a system passes during a process is called path। ठीक है, मतलब यहाँ से देखिए स्टेट 1 है, यहाँ पे स्टेट 1 स्टेट 2, स्टेट 1 टू स्टेट 2 इस डायरेक्शन में गया है। तो ये प्रोसेस मतलब ये पाथ होगा और ए से बी जाने के लिए क्या है, प्रोसेस ए से बी जाने के लिए स्टेट 1 से स्टेट 2 जाने में इसमें मतलब ये पाथ हो गया, यहाँ से यहाँ जाएंगे
लेकिन ये क्या हो गया, प्रोसेस कैसे गया, प्रोसेस हो गया और किस तरफ से गया, वो पास हो गया। ठीक, तो चेंज सिस्टम अंडरगोस फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम स्टेट टू अनदर इज कॉल्ड प्रोसेस एंड द सीरीज ऑफ स्टेट थ्रू विच सिस्टम पासेस ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज कॉल्ड पाथ। ठीक, तो दो इसमें इंपॉर्टेंट टर्म है जिनको जानना होता है। पाथ को और देख लेते हैं, पाथ जो है पाथ है, path. Okay. The series of state passed through by the system during a change from one equilibrium state to another. ठीक है, तो ये हो गया प्रोसेस क्या है, when the path followed by the system during change from one equilibrium state to another is completely specified, is and final condition interactions with surrounding, it is called process. ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डिफाइन द फॉलोइंग। ठीक है, तो आइसोथर्मल सबको पता है टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द टेम्परेचर रिमेंस कांस्टेंट। आइसोबारिक, इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द प्रेशर रिमेंस कांस्टेंट। आइसोमेट्रिक, ठीक है, आइसोमेट्रिक के बारे में देख लेते हैं, इट इज ए प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द स्पेसिफिक वैल्यू रिमेंस कांस्टेंट। ये इसको कभी कभी आप बता नहीं सकते, मतलब ठीक है, आइसोमेट्रिक अगर पूछता है तो इसका मतलब स्पेसिफिक वॉल्यूम जो है कांस्टेंट होगा। तो डिफाइन प्रेशर, तो प्रेशर क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, पास्कल होता है इसका यूनिट। ठीक है, तो प्रेशर इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। के बाद देखते हैं, हाँ देखते हैं इन थर्मोडायनामिक्स जो फ्लूइड मैग्नेटिक प्रेशर इज डिफाइंड एज नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड पर यूनिट एरिया। ठीक है, आप देख सकते हो। उसके बाद और भी क्वेश्चन हैं, गिव द पर्पस ऑफ स्टडी ऑफ थर्मोडायनामिक्स। Thermodynamics deals with the energy and its transformation. It clearly tells us about the direction in which changes take place in nature. It tells us about the conditions under which a proposed change attains equilibrium. In total heat and work effect accompanying a physical or chemical process can be accurately predicted using thermodynamic calculations. ये इसका पर्पस है, मतलब यहाँ बेसिकली एनर्जी एंड इट्स ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात होगी। इसके बाद सिस्टम और सराउंडिंग बारे में पढ़ रहे थे, अब इसको डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम होता है, इन थर्मोडायनामिक सिस्टम इट इज डिफाइंड एज क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन स्पेस अपॉन व्हिच टेंशन इज कंसर्न इन द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम। ठीक, कोई भी एक क्वांटिटी या मीटर को स्पेस में हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो यही क्या होगा, सिस्टम होता है। तो सराउंडिंग क्या होता है, एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। जैसे ये सिस्टम है, कोई भी सिस्टम है, इसके आसपास जो भी है क्या है, मतलब एटमॉस्फेयर है, वो क्या सराउंडिंग है। एक सिस्टम हो गया, तो इसके आसपास जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग हो गया। यही होता है। एवरीथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम इज कॉल्ड द सराउंडिंग। द सिस्टम एंड द सराउंडिंग इज सेपरेटेड बाय द सिस्टम बाउंड्री। तो ये सिस्टम है और सराउंडिंग है, उनके बीच में एक बाउंड्री होता है। क्या अगर डिफरेंस होता है, तो सिस्टम है सराउंडिंग है। ठीक है, सराउंडिंग है सिस्टम है, उनके बीच में क्या होगा, बाउंड्री होगा। ये सब इसमें आप देख सकते हैं। तो दोनों को मिला के क्या होता है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ठीक है, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिला के जो है यहाँ पे यूनिवर्स बनता है। ध्यान रखना, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे यूनिवर्स बन जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 19 है, राइट नोट ऑन थर्मोडायनामिक टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर स्केल इसमें अलग अलग होता है। स्केल क्या है, एक तो फ़ारेनहाइट होता है, एक सेल्सियस होता है, एक केल्विन होता है, एक रेंकिन होता है। ठीक है, एक रीमर भी होता है। तो अलग अलग इसमें टेम्परेचर स्केल होते हैं। तो थर्मोडायनामिक टेम्परेचर इज डिफाइंड बाय द थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन विच द theoretically lowest temperature is the unit null or 0 point. Right? This point absolute zero, the particle constituent of matter have a minimal motion and can become no colder significantly obtain temperature scale. The Celsius and Fahrenheit scale are based on the melting and boiling point of water. ठीक, ये अलग अलग स्केल है, रैंकिंग है, केल्विन है। ठीक है, तो इसका डिग्री सेल्सियस में 273 प्लस नो नो डिग्री केल्विन निकालना है, 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, तो याद रखना। तो इसके बाद नेक्स्ट चले जाते हैं, तो अलग अलग स्केल ऑफ टेम्परेचर बता दिया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 है, what do you mean by the number of degree of freedom? Number of degree of freedom is the number of independent variable necessary to define the state of equilibrium. Uniquely is known as the number of degrees of freedom. The degrees of freedom refers to the number of values involved in the calculation that have मतलब क्या है इसमें, जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल नेसेसरी टू डिफाइन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम यूनिकली इज नोन एज द नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। मतलब इक्विलिब्रियम मतलब स्टेट को बताने के लिए उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स तो क्या क्या उसमें चाहिए,
वही मतलब वो क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, मतलब जैसे किसी को टेम्परेचर चाहिए, प्रेशर, तो दोनों में, तो उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 2 हो जाएगा। ठीक, तो ये इसके बारे में बताता है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में बात हो गई। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक्स? तो ये थर्मोडायनेमिक्स इज द साइंस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर एंड इट्स इफेक्ट ऑन द फिजिकल properties of substances. The application of thermodynamics law and principles are found in all fields of energy technology, notably in steam and nuclear power plants, internal combustion engine, gas turbine, air conditioning, refrigeration, gas dynamics, jet propulsion, compressor, chemical processes plant, and direct energy conversion devices. ये सब है। How work for an irreversible process is calculated? तो irreversible process के लिए वर्क कैसे कैलकुलेट करना है, इसके लिए है W इक्वल टू इंटीग्रेशन इंटीजेट। ठीक है, यहाँ पे एक जो होता है पी इंटू ए होता है, यहाँ से आ जाएगा पी इंटू इंटू, मतलब वर्क जो है इससे आ जाएगा पी डी वी। ठीक है, इससे irreversible के लिए वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वी ये होता है। तो ये हो गया, इस टाइप से हम लोग क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि जो ये मेरा वीडियो यूजफुल रहा होगा आपके लिए। ठीक है, और आने वाले जो एग्जाम्स हैं, इंटरव्यूज हैं, उसके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो थैंक यू guys फॉर बीइंग हियर, and I will stop here, and I will make another video on different topic and different questions. Till then, keep watching my channels and subscribe my channel and like and share, so that other can also uh, watch my videos.